हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू गुरुजी's फिजिक्स। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डेरिवेशन और इंटीग्रेशन के ट्रिक्स के बारे में डेरिवेशन या इंटीग्रेशन को पढ़ा था। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं, बस उसको बेसिक से पढ़ा था कि ये कैसा होता है, क्योंकि फिजिक्स में जरूरत होती है। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स नहीं होता है, इसलिए हमने उसको देखा था। आज से हम क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, क्लास 12th के फिजिक्स को लेकर बहुत बच्चों का बहुत डर रहता है। बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यकीन मानिए बच्चों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पढ़ाई है। ठीक है, आपको बस इतना करना है कि अपने आंखों पे एक एक्सरे का चश्मा आप पहन लीजिए। एक्सरे का चश्मा पहनने का मतलब है कि कोई भी चीज आप देखेंगे उसको एकदम उसके एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों क्या होगा कि बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा। आप इस 12th के फिजिक्स को लेकर जो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, देखिए, जो पहला चैप्टर आपका इसमें आता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके रिलेटेड आप जितने भी पढ़ चुके हो पहले, उन सारे चीजों के बारे में हम बारीकी से डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इसी डिटेल्ड डिस्कशन की वजह से बच्चों का कॉन्सेप्ट छूटता है, बच्चों को टॉपिक सब्जेक्ट टफ लगता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से गुरुजी का नाम लेके, अति प्रेम भक्ति से गुरुजी का नाम लेके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो जो पहला चैप्टर वो आपका आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, देखिए, हमने कहा आंखों पे एक्सरे का चश्मा लगाइए, हर चीज को डिटेल्स में हम देखेंगे। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये एक सॉलिड है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ध्यान से सुनते रहिए, जो कह रहा हूँ वो करते रहिए, डेफिनेटली आपको आनंद मिलेगा। ये पूरे कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, कुछ भी, ये मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स के भीतर क्या है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स है, दो या तीन ऐसे कुछ सर्टेन नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आपको पता है बच्चों। एटम स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, और वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये सारे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे ऐसे सॉलिड है। लिक्विड में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग अलग दूर दूर रहेंगे, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके बीच में भी अट्रैक्शन ही है। ये एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल, इनके बीच में भी अट्रैक्शन है, जिसके वजह से ये एक सर्टन फिजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। पानी लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पानी डाला तो सारे बिखर गए, वो अटैच होके ही बिखरते हैं, वो फ्लोट करते हैं। ओके, गैस भी एक तरह का सेम है, गैस हमें दिखता नहीं है, लेकिन वहां पे भी अट्रैक्शन ही रहता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीजें केमिस्ट्री का है। मैंने बस आपको इसको इसलिए बताया क्योंकि हर चीज को आप एक्सरे के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, उसके मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल तक देखने की। देख तो नहीं सकते, सोचिए कि हाँ ये ऐसे है, इसके अंदर ये घटनाएं हो रही है। जो चीज आपको पढ़ाया गया है कि एटम्स होते हैं, एटम्स की को मिला के मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल को बिना मिला के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, या फिर एलिमेंट का कोई एक स्ट्रक्चर बनता है, कोई सॉलिड बन रहा है, कोई लिक्विड बन रहा है, उसी चीज को फील कीजिए बच्चों। अगर आपने इस चीज को दिल से फील करना सीख लिया, तो मेडिकल इंजीनियरिंग छोड़ के आप सीधा लगोगे फिजिक्स पे कोर्स करने। ठीक है, बीएससी एमएससी पे लग जाओगे। तो ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा इसको। हमारा जो मुद्दा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पहला चैप्टर, उसका मतलब है बच्चों, देखिए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये कोई लैटिन या ग्रीक कुछ एक होगा, वहां से एक वर्ड आया है। एक वर्ड होता था, इस रूट वर्ड से मिलके उसका मतलब होता था चार्ज। ठीक है, लैटिन से आया है, ग्रीक से आया है, पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है। लिस्ट ऑफ आवर इंटरेस्ट, हमारा जो काम है वो ये वर्ड का मतलब है चार्ज। और ये जो वर्ड है स्टैटिक्स, ये तो आप पढ़ चुके होंगे 11 में, ये होता है रेस्ट। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट।
कोई चार्ज जब रेस्ट पे है उसका साइंस कैसा होगा उसे हमें यहाँ पे स्टडी करना है, वो क्या बिहेवियर शो करेगा। ओके, तो इसके रिलेटेड हम बचपन में एक चीज पढ़ चुके हैं अभी तक, वो कुछ ऐसा है कि किसी एक मटेरियल को एक दूसरे किसी एक मटेरियल से रब करने का मतलब है घिसने पर। मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ये मेरा हाथ है, मैं इस पे इसको घिस रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस ये कहता है कि ऐसे घिसने से किसी दो मटेरियल को, दो डिफरेंट मटेरियल को घिसने से एक चार्ज जनरेट होता है। सपोज मान लेते हैं इसमें प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है और एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ माइनस चार्ज इसमें डेवलप होगा। चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है आप लोग जानते ही होंगे, बोलने का जरूरत नहीं है। क्या होता है चलिए बता देते हैं। एक न्यूक्लियस होता है एटम के भीतर, ठीक है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्बिट्स में नहीं घूम रहे होते हैं, रादर वो ऑर्बिटल्स में रहते हैं और उन्हीं ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्बिट्स बनते हैं। ऑल दिस यू लर्न इन केमिस्ट्री। तो पहले एस आता है, फिर एक ऐसे पी आता है, फिर उसके बाद डी आता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये पूरा एटम बनता है, ठीक है। बीच में पॉजिटिव है, उसी के भूख में सारे इलेक्ट्रॉन्स भटक रहे होते हैं कि किसी तरह हम उसमें समा जाएं, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए। जो न्यूक्लियस होता है उसके भीतर रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं न्यूक्लियस के भीतर, जो कि होता है बहुत ही छोटा। अगर आप 80 बाई 80 फीट का एक कमरा ले लें, 80 बाई 80 बाई 80 फीट का कमरा ले रहे हैं, या 90 बाई 90 बाई 90 फीट का एक कमरा इमेजिन कीजिए। इट इज ऑल अबाउट बच्चा, इट इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। 12th फिजिक्स आपको पढ़ना है या साइंस पढ़ना है तो इमेजिन कीजिए, ठीक है, बेहतर समझेंगे। एक बहुत बड़ा कमरा है, डायमेंशन कितना है, 90 फीट बाय 90 फीट बाय 90 फीट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट 90 फीट के हैं। उसके उतना बड़ा अगर एक एटम का साइज हो रहा है तो उसका न्यूक्लियस यू कैन रेयरली फाइंड, मतलब यू कैन रेयरली सी द न्यूक्लियस इनसाइड दैट एटम। तो सोच पा रहे हैं कितना छोटा है। या फिर मान लीजिए क्रिकेट बॉल के साइज का न्यूक्लियस उसके सेंटर पे बैठा होता है। अगर ये एटम पूरे एक 90 बाई 90 बाई 90 कमरे जितना बड़ा है, ठीक है। तो इसी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो सॉलिड, या जो जिसे हम सॉलिड बोले, लिक्विड और गैस फिर भी चलो उन्हें हम हल्के में लेते हैं, सॉलिड कितना मजबूत हमें दिखता है, लेकिन मानिए कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस बैठा है और उससे काफी ज्यादा दूर में जाके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ये जो बीच का सारा स्पेस ये खोखला, 90 से 95% तक हर चीज खोखला है। इमेजिन कीजिए, मजेदार चीजें हैं। 90 से 95% हर चीज खोखला है भीतर से, यहाँ कुछ नहीं है। अब शायद हो सकता है, लेकिन अभी तक डेवलप्ड साइंस के हिसाब से यहाँ कुछ नहीं है। दिस इज वैकेंट स्पेस। इससे बहुत दूर जाके इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स बनते हैं और उससे ऑर्बिटल्स बनते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट, कहानी है सारा बच्चों, पूरा कहानी, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो ये था कुछ ऐसा कहानी, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस, जो बात हमारा था वो ये था कि न्यूक्लियस के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं वो स्टेबिलाईज, वो हिल नहीं सकते, वो अपने जगह पे हैं, ठीक है। वाइब्रेट करते हैं, आगे बात करेंगे उसका। लेकिन वो कहीं और ऐसे घूम नहीं रहे हैं, लोकलाइज्ड है, वो घूम नहीं रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स वो मूव कर रहे हैं, लोकलाइज्ड वो भी है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे वो भी रहेंगे, लेकिन वो मोशन कर रहे हैं, ये मोशन नहीं कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रहा है, रादर वी कैन से वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे जब इनका जरूरत पड़ेगा। तो मुद्दे की बात इतना है कि ये मूव नहीं करता है, तो कहीं पे भी अगर हम बोल रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो जो दूर दूर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आइदर एक से दूसरे में चले जाएंगे या दूसरे से एक में आ जाएंगे। मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये क्या कर रहा है बच्चों,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मुद्दा ये था कि कहीं पे भी जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, ना कि प्रोटॉन की वजह से। ऐसा मत सोचना कि कहीं पे ये पॉजिटिव है तो ये गेन ऑफ प्रोटॉन कर रहा है। इट इज रॉन्ग, ये नहीं है, ये गेन ऑफ प्रोटॉन नहीं कर रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल के केस में अभी हम मटेरियल की बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे आयन की बातें करेंगे तो वहां देखेंगे प्रोटॉन तो नहीं, आयन्स मूव करते हैं। प्रोटॉन किसी हाल में बदल नहीं सकता, नहीं तो धरती तबाह हो जाएगी। जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, गेन ऑफ प्रोटॉन नहीं होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसने गेन किया, अब आपको एक पता होगा कि हर एटम खुद में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। पता नहीं होगा तो जान लीजिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एवरी एटम। ठीक है, मतलब इसमें जितने पॉजिटिव प्रोटॉन्स उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इसमें जितने हैं, नेगेटिव चार्ज उसमें एग्जैक्टली उतने ही होंगे। ठीक है, तो चार्ज के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग को डाइवर्ट करके सोच लीजिए। ये जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमने ही बनाया है। ठीक है, कोई एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिससे हमने प्रोटॉन के ऊपर कुछ एक प्रॉपर्टी को फाइंड किया था, जिसे हमने चार्ज नाम दिया और उसको हमने पॉजिटिव बताया, और इलेक्ट्रॉन जो बाहर था उसको हमने नेगेटिव बताया। ठीक है, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, लेकिन वो सब कहानी बोलने से लंबा हो जाएगा, हम 12 तक सीमित करते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन का। ये चार्ज क्या है? एक तरह का प्रॉपर्टी है जिससे कोई एक मटेरियल, मतलब कोई एक मटेरियल या कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करता है। फिजिकल फिनोमेना है, तो हमने उसका नाम दिया चार्ज, और वो प्रॉपर्टी कुछ ऐसे डिफाइन किया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कोई, सपोज मान लेते इस एटम में n प्रोटॉन्स है, तो इसमें n इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। कब? नेचुरली। इसके एक एटम को हमने निकाल दिया, मॉलिक्यूल बना हुआ था, मॉलिक्यूल मिटा दिया हमने। तो मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये 3 एटम से बने हैं, ये सारे एटम्स हैं। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल है, इसको हमने तोड़ के निकाल दिया, तो ये जो एटम है, ये एक एक एटम, ये अपने में न्यूट्रल, समझ पा रहे, ये अपने में न्यूट्रल। लेकिन जब ये रिएक्ट करते हैं, तब ये कोई अपना देता है, कोई तुम्हारा, कोई दूसरे से लेता है, पिकनिक टाइप का कंडीशन बन जाता है, वो फिर वो मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन हर एक एटम नेचुरली एग्जिस्टिंग कंडीशन में वो न्यूट्रल। ठीक है, नहीं तो फिर वही सेम कहानी, तबाही। यहाँ कुछ इधर से उधर थोड़ा सा हुआ मतलब तबाही। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, मजेदार है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो पहले थे न्यूट्रल। अब क्या हो रहा है बच्चों? रब करने से, घिसने से एक मटेरियल को दूसरे से, एक मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मानते हैं इससे इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इसमें क्या था? पहले n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो अब क्या हो गया? प्रोटॉन का नंबर रहा p, लेकिन इलेक्ट्रॉन बन गया n-2। क्यों? क्योंकि इससे 2 चले गए। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी सेम कहानी था, इसमें पहले था, मान लेते हैं m नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, m नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या हो रहा है? सेकंड केस, ये पहला सिनारियो, ये दूसरा आफ्टर रबिंग, ये बिफोर रबिंग। यहाँ पे आफ्टर रबिंग क्या हो रहा है? प्रोटॉन तो m नंबर है, क्योंकि हमने बात किया प्रोटॉन को कोई लेना देना नहीं, वो न्यूक्लियस में बैठा रहेगा अपना शांति से, काम जो भी करेंगे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो m प्रोटॉन ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने बन गए? m+2। क्यों? क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया, तो पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ गया, तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया। पहले ये थे न्यूट्रली चार्ज, मतलब +p
माइनस ई, सॉरी ऐसे लिखते हैं तो बेहतर, प्लस एम माइनस एम इक्वल टू 0। अभी क्या है, प्लस एम माइनस एम प्लस 2, है कि नहीं, m प्लस 2 हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है, देखिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का है 0, तो इससे हमें क्या पता चला, ये और 0 नहीं हो रहा है, ये कितना हो जा रहा है, m कैंसिल, ये -2 हो जा रहा है। देख पा रहे हैं, ब्रैकेट हटाएंगे m -2, ये -2 चार्ज इसका हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जैक्टली कितना हो जा रहा था, +2 चार्ज हो जा रहा था। सेम मेथड में कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इतना तक कहानी क्लियर। हर चीज को दिमाग में बैठा के फील लेते हुए पढ़िए, तभी जाके जब जो मुश्किल चीजें हैं वो आसान लगेंगे, बड़े आसान लगेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से पूरा शुरू से फील लीजिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं ये क्यों हो रहा है, हर एक क्यों का हमें जवाब यहाँ मिलेगा। ठीक है, शायद ही कहीं और आपको मिले, गारंटी है हमारा, यहाँ पूरा मिलेगा। ठीक, तो ये कहानी क्यों होता है, सिर्फ इस क्यों का बात नहीं कर रहा हूँ बच्चा, बहुत सारे यहाँ पे क्यों आएंगे आगे, तो सारे क्यों का आर यहाँ मिलेगा आंसर। ठीक है, देखिए हमने जब रब किया, मान लेते हैं ये एक मटेरियल है और यहाँ एक मटेरियल, ठीक है, कैसे भी हो सकता है, हम कुछ ऐसे बना रहे हैं, तो हमने इनको रब किया, मतलब ऐसे कुछ मोशन हुआ, ऐसे रब कर रहे हैं बच्चा, ऐसे ये है, इसको ऐसे रब किए, ये एक मटेरियल, ये एक मटेरियल, हम ऐसे रब कर रहे हैं, तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मान लेते हैं ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, इसको हम ऐसे घिस रहे हैं, जैसे हाथ था हम ऐसे घिस रहे थे। ठीक, होता क्या है, फ्रिक्शन में आप एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, दिल से फील तो नहीं किए होंगे शायद, मुझे लगता है ऐसा, कोई बच्चा वहां पे दिल से फील नहीं करता क्योंकि उसका जरूरत नहीं पड़ता है। क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ये दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में होता है। कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट। जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे ही ये एक लिमिट को पार कर गया, मतलब मान लीजिए यहां था तो ये अट्रैक्ट किया, पास आए, लेकिन एक लिमिट के बाद वो और अंदर नहीं डालने देगा, मतलब दोस्ती बाहर तक सही है, बात कर लिए ठीक है, अब ऐसा नहीं कि एकदम तू मेरे सर चढ़ के बात करे, समझ पा रहे हैं, अट्रैक्ट किए एक लिमिट के बाद, हाँ चलो, अब मतलब कोई कोई एक हमें शालीनता बरकरार रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम मिल गए। एजुकेशनल क्लास से ज्यादा डिटेल्स नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी सोच को उसको फील कीजिए, अट्रैक्ट हुए और उससे ज्यादा घुल मिल नहीं जाना है हमें। ठीक है, तो अट्रैक्ट हुए, होने के बाद जब हम इस लेवल पे ये मॉलिक्यूल आ गए, उनको जब और पास लेने की कोशिश करेंगे तो वो रिपेल करेंगे और नहीं जाएंगे, हम जोर लगाया वो धक्का मारेंगे, जिसे आप लिक्विड और गैस के केस में फील कर सकते हैं। सॉलिड में तो ऐसे ही वो पहले से बहुत करीब रहते हैं, ठीक है, उनको और दबाने से तो नहीं दबेगा, वो हम सोच सकते हैं, लेकिन लिक्विड में दूर है, लेकिन हमने कहा कि वो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन से जुड़े हैं, कहने का मतलब वो जितना अट्रैक्ट होना था उतने अट्रैक्ट होके पहले से हैं, अब अगर इनको हम दबाएंगे तो वो धक्का मारेंगे, इंटरमोलिकुलर रिपल्सन हो रहा है, वो दबेगा नहीं, वो जितना उनको प्यार करना था वो करके इसी स्टेज में है, नाउ दे कैन नॉट गेट मोर एनी मोर इंटीमेट। ठीक है, गैस के केस में भी सेम है, अब गैस में बलून में गैस भरते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता है, वो मॉलिक्यूल्स इतने दूर हैं, भर दिए तो पूरा चिपक जाना चाहिए, बलून में आप गैस भरते रहिए, वो चिपक रहे हैं, बैलून फूल ही नहीं रहा है। क्यों बैलून फूलने लगता है, क्योंकि जो गैस हमें लगता है कि बहुत खुले हैं, बहुत ही बहुत ही नरम चीजें हैं, उनको हम चाह के दबा देंगे, वो नरम नहीं है बच्चों, वो जितना उनको अट्रैक्ट करना है वो पहले से उतने अट्रैक्शन में उनके मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, उससे ज्यादा हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तभी हम देखिए बलून में क्या होता है, बलून फूलता है तो रबर जब एक्सपैंड करता है वो भीतर की तरफ प्रेशर लगाता है, तो वो प्रेशर एयर मॉलिक्यूल्स अगर इतने दूर है उनको दबा देना चाहिए था, फिर बाकी जो दूर है उनको दबा देते तो बलून फूलना नहीं चाहिए था,
बाहर का प्रेशर उसको दबा देता है, लेकिन बाहर का प्रेशर रबर का इलास्टिसिटी का प्रेशर उसको दबा नहीं पाता। व्हाई? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स एक लिमिट के बाद और कंप्रेस नहीं होंगे, वो एक्सपैंड होंगे। एक्सपैंड तो नहीं होंगे, मतलब इतने में ही रहेंगे। ज्यादा दबाओगे तो वो दबाव को नहीं करेंगे। ये जो रिपल्सन, इस दबाव को रोका, किसने रोका? इंटरमोलिकुलर रिपल्सन। दो तरह के चीजें होते हैं, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल के भीतर क्या घटना हो रही, एक मॉलिक्यूल के भीतर। इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल्स के भीतर। इंटर एटॉमिक दो एटम के बीच में। ठीक है, केमिस्ट्री में ये सारे बारीकी से पढ़ोगे। ठीक है, इंटरनेशनल, नेशंस के बीच में, सेम लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी हमारा कुछ ऐसा हो रहा था कि हमने कहा कि दो मटेरियल्स के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स कुछ एक फॉर्म में अरेंज्ड थे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड है, सॉलिड की ही अभी हम बात कर रहे हैं। ये फेनोमेना जिसकी हम बात कर रहे हैं रबिंग वाला, वो सॉलिड में ही होता है, लिक्विड में नहीं होगा। उनके बारे में आगे देखेंगे। सॉलिड में क्या हो रहा है कि ये जो अट्रैक्शन है, कौन सा फेनोमेना बचा है? मॉलिकुलर अट्रैक्शन दुनिया के हर स्टेट में होगा, सॉलिड लिक्विड गैस हर में होगा, जो आपने बात किया। हम रबिंग की बात करें, लिक्विड में हम रब कैसे करेंगे? ठीक है, रबिंग पॉसिबल नहीं है, बात करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो एटम है, इसका जो, सॉरी, ये जो मॉलिक्यूल है, एटम में तो कोई नहीं रहता है, मॉलिक्यूल ही बना के सारे सब्सटेंस या सारे मटेरियल फॉर्म होते हैं। ये मॉलिक्यूल और इस वाले मटेरियल के मॉलिक्यूल में एक अट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये अरेंज रहेंगे, देखिए ये एक सॉलिड आपको दिख रहा है। ये सॉलिड है क्या एक्चुअली? ये जो जो भी आप इसका लेयर वेयर देख रहे हो, जिसको हम छू रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या है? ये यही तो है। नंगा इसको एक्सरे से देखोगे या नंगा करके देखोगे तो ये क्या है? इसमें वही तो है और कुछ नहीं है। ये जो प्लेन सरफेस भी दिख रहा है ना, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर हमने, ये मॉलिक्यूल के ऊपर हमने लेयर चढ़ाया है, नहीं। ये इतने छोटे होते हैं और जब वो पैक हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये इसका सरफेस, ये कुछ नहीं। मतलब हम जो टच कर रहे हैं ना, ये टच किया, ये हम डायरेक्टली मॉलिक्यूल को ही टच कर रहे हैं। कौन टच कर रहा है? हमारा उंगली का मॉलिक्यूल। फील कीजिए इन सारी चीजों को, बड़ा बेहतरीन लगेगा आपको। ऐसे टच किया, कौन टच किया? मेरा हाथ का मॉलिक्यूल इसके मॉलिक्यूल को डायरेक्ट। ज्यादा से ज्यादा इसका अगर अनइवन सरफेस है, सोचिए अनइवन सरफेस है, तो ये जो एयर है, एयर का मॉलिक्यूल इसके बीच में, ये जो छू रहे हैं उसके बीच में कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स भी आ गए। लेकिन बना तो सब वही है ना, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, दुनिया ही मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल बना है एटम से, जो कि है 90% खोखला धरती। ठीक है, भगवान की अजीब संरचना है। ठीक है, तो ऐसे ये हुए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे, जो इसके आउटर, मतलब इन दोनों फेस के, इन दोनों सरफेसेस के अगल बगल, मतलब इस तरफ और इसके इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स थे, वो अपने में प्यार जताए। अपने में प्यार जताए, कौन सा प्यार? वो है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, ये फिजिक्स फ्रिक्शन में आप लोग पढ़े होते हो। हमें भरोसा नहीं मिलता, हमने फ्रिक्शन अभी तक पढ़ा नहीं यूट्यूब में, तो हमें भरोसा नहीं है। हम अपने बच्चे को पूरा ज्ञान देंगे, तो जो पढ़े हो वेल एंड गुड, जो नहीं पढ़े हो या नहीं समझे हो यहाँ समझिए। तो इनके बीच में ये प्यार हुआ। प्यार तो होता और प्यार बरकरार रहता अगर मटेरियल ऐसे स्टैंड स्टील कंडीशन में रहते, मतलब ऐसे रुके हुए हैं, एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल है, ये रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है, और एक चीज यहाँ पे फील कर लीजिए, बेहतरीन सा चीज आपको शायद ही कहीं सुनने मिला होगा। ये जो हमने किया ना, ये इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे कि यही चीज होता है जिसकी वजह से, क्लास 11 फिजिक्स में, कि यही चीज होता है जिसके वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, रीजन क्या है वो आप लोग क्या पढ़े हो आई डोंट नो, लेकिन हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि अभी जो हमने बात किया कि ये सारी चीज, सारा धरती, हर चीज, ये ब्लैक बोर्ड, ये चौक, मेरा हाथ, मेरे बाल, आप खुद, या एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज जस्ट मॉलिक्यूल, नेकेड मॉलिक्यूल। ठीक है, तो
अगर हम एक मटेरियल के ऊपर दूसरे मटेरियल को रख दें, सेम मटेरियल, फील कीजिए, ट्राई टू फील इट, सेम मटेरियल को, मान लीजिए ये एक सोना है, गोल्ड येलो कलर दिख रहा है, तो इसे एक सोना मान लीजिए, मेरा हाथ एक सोना है, गोल्ड, बोथ दीज आर गोल्ड। इसके ऊपर मैंने इसको रखा, ठीक है, तो ये गोल्ड के मॉलिक्यूल्स, प्योर गोल्ड मान लीजिए, या जो भी है, सेम मटेरियल है दोनों, इसके जो मॉलिक्यूल्स, जैसा इसका अरेंजमेंट, इसके भी वही सेम अरेंजमेंट, इसके जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं, इसके भी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सेम। इन दोनों को हमने रखा तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो भी एग्जैक्टली सेम होगा, जैसे इस बॉडी के भीतर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन और इस बॉडी के बीच के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है, एग्जैक्टली सेम मटेरियल। अब फील कीजिए, अगर हमने इसको ऐसे रख दिया और हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनके बीच में, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया, कि इनके बीच में एयर अनइवननेस सरफेस की वजह से उसमें एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है, हमें पता है वैक्यूम कुछ नहीं रहता है धरती पे, बनाना पड़ता है, हर जगह पे एयर घुस जाते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स घुस जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में अगर एयर मॉलिक्यूल को हमने हटा दिया किसी तरीके से, या फिर मान लो नहीं है, तो क्या होगा? तो बच्चों, ये दोनों मटेरियल एक दूसरे से चिपक जाएंगे। कभी सोचा था? फील कीजिए एक्सट्रीम लेवल तक हर चीज को, मजा तगड़ा आएगा फिजिक्स में, ठीक है। ये दोनों मटेरियल चिपक जाएंगे, जब आप ऐसे रखे और इसको उठाए तो ये दोनों साथ में उठेंगे, आपको बीच का क्रैक तक नहीं दिखेगा कि कहां से जुड़े थे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी वही है। दिक्कत तो तब थी कि इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कुछ था, इसका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कुछ था। इन दोनों के बीच में जब हमने इसको ऐसे रखा तो इसके बाहरी मॉलिक्यूल और इसके बाहरी मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन हुआ। हो सकता है कि इसके मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन और इसके मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन इस वाले बॉडी के या मटेरियल के मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से ज्यादा हो, या फिर कम हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर सेम हो गया तो दोनों मटेरियल डेफिनेटली एक ही होंगे, और बीच में अगर कुछ नहीं है तो दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे बात पे आते हैं, मुद्दे पे। आज हम बच्चों को सिर्फ कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ ओनली कहानी। पढ़ाई नेक्स्ट क्लास से। आज का क्लास लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप इट इन माइंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कभी भी अगर आप मेरे से पढ़ना चाह रहे हो या मेरे यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो, तो अब मैं आगे भी बोलूंगा कि फर्स्ट वाला वीडियो क्लास 12 लेक्चर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन वाला, इसका चैप्टर, इसका टॉपिक, ये मतलब कंफर्म देखिए, नहीं तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा आगे। आज हम पूरा जनरल साइंस के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इनके बीच में अट्रैक्शन हुआ, ठीक। जब हमने इनको ऐसे रब करना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे लिया ऐसे लिया, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन था, एक कोई बॉन्ड नहीं बन रहा है, कोई कोवैलेंट या आयोनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, हमने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ऐसा कहानी नहीं है, बस प्यार है, खींचे हुए हैं दोनों एक दूसरे की तरफ। जब हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये खींचा हुआ था इससे, ये इधर चला गया, ठीक है। एक पे फोकस कीजिए, अभी इन सारे को मिटाते हैं और एक ही बनाते हैं, जो एक के साथ होगा वो सारे के साथ हो रहा होगा, ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, इसको हमने इधर मूव किया, फिर इधर मूव किया, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये दोनों अट्रैक्शन से जुड़े हुए थे, एक फोर्स से खींचे हुए थे एक दूसरे की तरफ। जब ये ऐसे गया तो डेफिनेटली ये इसके साथ कनेक्टेड, या फिर अट्रैक्शन था तो ये भी ऐसे कुछ मूव हो जाएगा, फिर ये ऐसे मूव करा है, फिर ये ऐसे गया था, फिर ये ऐसे जाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ एक धागे को पकड़ के आप ऐसे हिला के इमेजिन कीजिए, ये
ऊपर वाला ऐसे हमने कर दिया, धागे से नीचे वाला धागा कनेक्टेड है एग्जैक्टली सेम वे में, कुछ अलग कहानी नहीं है, बस इसमें अलग ये है कि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, धागे में एक ही मॉलिक्यूल रहते हैं, कहानी वहां पे भी सेम होता है। ठीक है, एक धागे को ऐसे किया, ऊपर का इसको हमने ऐसे कर दिया, तो ये खींच के उधर जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर हमने इसको ऐसे किया, फिर वो ऐसे आएगा, तो ये लीड कर रहा होगा, ये उसको फॉलो कर रहा होगा। ठीक, तो जैसे जैसे इसको हम ऐसे हिलाएंगे, ये नीचे का मॉलिक्यूल भी हिलेगा। मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जब भी कोई चीज वाइब्रेट करता है, मोशन में आता है, तब एक हीट जनरेट होता है। क्या होता है बच्चों? हीट जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? आसान सा एक्सप्लेनेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक चीज आप पढ़े होंगे। कोई भी एनर्जी दुनिया में, धरती में, ब्रह्मांड में कंजर्व रहता है, मतलब हम एनर्जी को ना पैदा कर सकते हैं ना ही नाश कर सकते हैं, सिर्फ वो एक जगह से, एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है। ठीक, तो ये जो मोशन इसमें आया बच्चों, ये जो मोशन इसमें मॉलिक्यूल्स में आए, वो जो मोशन से वेलोसिटी बना, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बनाता है। कोई चीज अगर वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, अगर उसका मास m है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इनमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हुआ। ये जो एनर्जी डेवलप हुआ, ये किसने किया बच्चों? एनर्जी मतलब कोई काम करने से, कोई वर्क डन होने से एनर्जी आता है। वर्क डन किसने किया? वर्क डन के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है। फोर्स कौन सा था? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वाला फोर्स। ओके, इस फोर्स ने काम किया, जो काम किया, क्या काम हुआ? इसका मूवमेंट हुआ, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, काम हुआ। काम से जो बना वो इसमें एनर्जी के तौर पे कंजर्व हो गया। वो एनर्जी कैसा एनर्जी का रूप धारण किया? वो एनर्जी हीट एनर्जी का रूप धारण किया। ठीक है, पूरा डिटेल्स में बेहतरीन तरीके से शांति से पढ़ेंगे, मतलब सवाल पूछने वाला चौंक जाए कि पूछे क्या है इसको। ठीक, तो ऐसा कुछ मोशन हो, इससे इनमें हीट एनर्जी का डेवलपमेंट हुआ। समझ गए बात को? ये जो हीट एनर्जी है, जो हीट एनर्जी बना, वो हीट एनर्जी अब कहाँ रहा? मॉलिक्यूल में। मॉलिक्यूल के भीतर कौन है? एटम। एटम, देखिए ये मॉलिक्यूल भी मान लीजिए वही नंगा चीज है, मॉलिक्यूल बोलने से भी कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल को देख रहे हो या दो तीन एटम्स को देख रहे हो, बात सेम। एटम में कौन है बच्चों? सेंटर में बैठा है न्यूक्लियस, घूम रहे हैं चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मोशन में है पहले से, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, एक जगह पे बैठ के वाइब्रेट नहीं कर रहे, ये पूरा घूम रहे हैं, मतलब लोकेशन चेंज कर रहे हैं। ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ये जो ट्रांसलेशनल मोशन में है, एनर्जी इनको मिला, इनको हीट मिला। अब ये जो देखिए, यहां मोशन से हीट एनर्जी बना था, वो मोशन में है, उन्हें हीट मिला। अब ट्रांसफर होगा हीट एनर्जी मोशनल एनर्जी में। वो क्या करेंगे? एक्साइट होके थोड़ा और तेज भागेंगे, और तेज भागेंगे। तेज भागने की वजह से उनका एनर्जी इतना ज्यादा हो जाएगा, वो क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं कि नहीं? एनर्जी ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन का, कहां से एनर्जी आया? रबिंग के वजह से। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना आउटर मोस्ट सेल, ऐसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बीच में यहाँ कहीं न्यूक्लियस, यहाँ बहुत सारे सेल हैं, और आउटर में सबसे बाहर तरफ जो इलेक्ट्रॉन है, फिर से वही एक्सरे के नजरिए से देखिए, हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही है। मतलब ऐसा भी सोचिए, आपने जो इसको टच किया, आपके हाथ से छूता हुआ कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ठीक है, फील कीजिए चीज को। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? एक्साइट हो गए, एनर्जी इसका ज्यादा हो गया। और आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे, एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा, मतलब सबसे बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, ये आगे जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा टेक्निकली, तब समझेंगे ये सारी चीजें, क्यों एनर्जी ज्यादा रहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? मैक्सिमम एनर्जी में था, थोड़ा और एनर्जी जब हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैपिटल ई मान लेते हैं, नहीं तो दोनों ये दिख रहे हैं। थोड़ा और एनर्जी हमने ऐड कर दिया, तो ये अपना आउटर मोस्ट सेल से भी बाहर जाने की कोशिश करेगा। सबसे कम एनर्जी, एनर्जी ज्यादा किए, यहाँ पहुंचा, इसको ज्यादा किए, यहाँ पहुंचा, इसको ज्यादा कर दिए, ये तो सबसे बाहरी में था, तो
तो घर से बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, घर से जो बाहर निकला कहां जाएगा, ये यहां से निकल के यहां घुस गया। ठीक है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन में वो पहले से थे, तो इसका एनर्जी निकल के, इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ गया। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा, देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में जो एटम्स थे उनमें से किसी एक एटम का न्यूक्लियस, मतलब किसी एक एटम का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के एटम्स हैं। ठीक है, जैसे हम बोले H2O, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूल में 2 अलग अलग टाइप के एटम है, इसमें मान लीजिए 3 अलग अलग टाइप के एटम है, या 2 हैं या 4 हैं, कुछ भी लीजिए। मुद्दे की बात है कि इसमें से सपोज मान लेते हैं ये एटम ए है, इस एटम का न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो क्षमता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे इस एटम के न्यूक्लियस का जो प्यार है वो कुछ कम हो जाता है, रैदर कि इसी इलेक्ट्रॉन पे जिस मटेरियल से हम रब कर रहे हैं उसके किसी एक एटम के न्यूक्लियस का प्यार। ठीक है, बेहतरीन से समझिए, ये एक मटेरियल है। ठीक है, यहां पे देख लेते हैं, देखिए अभी एक एटम पे और ज्यादा फोकस करते हैं, एक्सरे के चश्मा को थोड़ा और ज्यादा कीजिए। ये एक एटम है, ये एक एटम है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इस वाले मटेरियल का है, ये इस वाले मटेरियल का है। हम एक एटम की बात कर रहे हैं और इसे हम न्यूक्लियस मान रहे हैं। तो इस न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखा है, इसी के प्यार की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहे हैं कहीं और। इसका भी सेम कंडीशन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे अलग अलग सेल में जो घूम रहे हैं। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियस का जो प्यार है अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वो प्यार अगर इस एटम के न्यूक्लियस से कम हो जाए, मतलब ये ज्यादा प्यार कर रहा है इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला आएगा। अगर ये केस उल्टा होता, इसका प्यार इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा हो जाता, तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ आ जाता। सिंपल कहानी। ये जो प्यार बोल रहे हैं ये टेक्निकली क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सारे जो चीजें हैं ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हमें उतना नहीं जानने की जरूरत है। बस हमें याद ये रखना है कि ये जो भी ये मटेरियल है, किस मटेरियल का प्यार किस मटेरियल से ज्यादा है, वो सारी चीजों को हमने एक लिस्ट बना के सूचीबद्ध कर दिया है, उसका एक लिस्ट बना दिया है जिसे हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ठीक है, शायद आपके कोर्स में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नाम ही तो याद रखना है। ठीक है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स लिखे रहते हैं। ये मैं जनरल पर्पस के लिए एबीसीडी लिख रहा हूँ, इनमें नाम रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला जो आता है इसमें ह्यूमन हैंड आता है। ठीक है, इंसान का हाथ, ह्यूमन हैंड आता है, और ऐसे करते करते सबसे लास्ट में शायद रबर आता है। ठीक है, उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस ये देखिए ये एक सीरीज है, और इस सीरीज में क्या होता है कि इसमें सबसे ऊपर तरफ जो होते हैं वो पॉजिटिव टेंडेंसी रहता है, और सबसे नीचे तरफ जो होते हैं उनका नेगेटिव टेंडेंसी रहता है। मतलब ऊपर वाले जो मटेरियल्स हैं उनका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन लूज कर देने का, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे और पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले जो रहते हैं उनका टेंडेंसी रहता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है, बहुत कहानी है इसके पीछे, बहुत रिसर्च के बाद ये सीरीज को बनाया गया, लेकिन बहुत बेहतरीन सीरीज है। और ये जो इफेक्ट हुआ जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इसको हम कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो लिस्ट है, और ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो ये फेनोमेना, जो घटना घट रही है कि इलेक्ट्रॉन क्यों एक जगह से दूसरी जगह पे गया। ठीक है,
कॉन्साइजली एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स रब हुए, रब होने की वजह से वो धागा हिलाने वाला काम हुआ, ये मॉलिक्यूल इधर गया तो ये इसके पीछे खींचा चला गया, फिर ये इधर आया फिर खींचा चला आया। रिपीटेड मैनर में ये करने से ये मोशन में आ गए। अब बड़े आसानी से इसको फील कर सकते हो, बड़े आसानी से इसको क्या फिजिक्स का हर एक चीज फील कर सकते हो। हम दो हाथों को या दो मटेरियल को घिसते हैं, हीट लगता है, हमें गर्मी महसूस होता है। ये वही चीज है बच्चा, और कुछ नहीं। मोशन आया, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो, वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में हीट एनर्जी के तौर पे कंजर्व हो गया, सेव हो गया। ठीक है, इस हीट एनर्जी का फायदा या फिर नुकसान किसको हुआ? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। वो एक्साइट हो गया, उसे हीट मिल गया, एनर्जी मिल गया। वो उस एनर्जी का करेगा क्या? वो उस एनर्जी को अपने मोशन में कन्वर्ट कर देगा, वो और तेज घूमेगा, उसका एनर्जी राइज हो जाएगा। राइज हो गया तो वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे जाने का कोशिश करेगा। लेकिन वो पहले से ही हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे था, तो ये क्या करेगा? और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, और चला जाने की वजह से दूसरे में घुस जाएगा। अब इसका इसमें आएगा या इसका इसमें आएगा कैसे पता चलेगा? क्योंकि हीट तो दोनों में डेवलप हो रहा है, दोनों एक्साइट हो रहे हैं, दोनों का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के, कक्ष को छोड़ के और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, यानी कि न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव लेवल से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, डिपेंड किस पे करेगा? इस सीरीज पे। फील आ रहा है पूरा? ठीक, बहुत बढ़िया। ये था, मतलब ये उस चीज को हमने आधा घंटा से एक्सप्लेन किया जिस चीज के बारे में बिल्कुल कोई किसी को ना इंटरेस्ट है, ना ही कोई पढ़ा रहा है या एनीथिंग व्हाटसोएवर विद रीजन। लेकिन हमारा मोटो है, हम ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे पूरे बारीकी से, जैसे आपको फिजिक्स पूरा कहानी लगे। क्लास 12th का फिजिक्स तो मतलब आप खुद ही बताओगे कि कैसा फील हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अब कहानी में आएगा ट्विस्ट, जो आप शायद ही कुछ नहीं, शायद ही कुछ नहीं। देखिए देखिए, तो ये जो होता है, ये क्या हो रहा है? एक से दूसरे में चला गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए मेटल की थोड़ी सी हम बात करते हैं। मेटल के बारे में क्या कहा जाता है, ये देखिए हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और ये जो 12th का मैक्सिमम सिलेबस है उसका नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, वो मतलब हायर क्लासेस में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ोगे या जानोगे, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्लास 12th के, वो उसी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के ही टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हमें मेटल, आप बचपन में तो पढ़े होगे, मेटल इज ए गुड कंडक्टर, वहां से करंट जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक का टॉपिक चल रहा है, तो हमें मेटल का जरूरत आगे पक्का लगेगा। हम अभी से थोड़ा सा उसका फील लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरी है अभी। ठीक है, तो मेटल का क्या रहता है बच्चों? मेटल में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है, वो उसमें क्या कहानी होता है, वो हमें थोड़ा देखना है। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? जो देखिए, पहले जो मेटल के एटम्स होते हैं ना, वहीं से कहानी शुरू होता है। जैसा एटम वैसा मॉलिक्यूल बनेगा, जैसा मॉलिक्यूल बनेगा वैसा मटेरियल बनेगा। ठीक, मेटल के जो एटम होते हैं, उनमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो डी ऑर्बिटल्स में या फिर कुछ दूर वाले पी ऑर्बिटल में या फिर एफ ऑर्बिटल में ऐसे रहते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री जब में आप जब पढ़ोगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं, ये कुछ ज्यादा बिखरे हुए हैं, मतलब बचे खुचे जगहों पे उनको रहने का जगह दिया जाता है। ठीक है, आप केमिस्ट्री में पढ़ना, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है,
कि मेटल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, छोड़िए जो भी हो, तो इसमें हम मुद्दे की बात इतना है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके फ्री रहते हैं। ठीक है, मतलब एक सपोज ये एटम बोल रहे हैं, तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उनका इनके इसके साथ, इसके न्यूक्लियस के साथ पहले से ही रिश्ता खराब हो चुका होता है, वैसे ही हैपोजेडली भटक रहे होते हैं। ठीक है, क्यों भटक रहे होते हैं? क्योंकि वो डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल में रहते हैं। डी और एफ ऑर्बिटल में कैसे रहता है कि पी पहले एस आएगा, फिर पी आएगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट में जो बचा खुचा जगह होगा ना, वैसे जगह पे डी और एफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये थोड़ा मैं अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो फिर डायग्राम वायग्राम बना के लंबा हो जाएगा। केमिस्ट्री में आप बेहतर पढ़ोगे, बस सेंस थोड़ा फील ले लो कि ये बचे खुचे जगहों पे रहते हैं डी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे रहने की वजह से मतलब ये जो जो अच्छे वाले जगह होते हैं वो पहले से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होते हैं। ठीक है, तो भर चुके होते हैं, तो इसमें एक शील्डिंग जैसा काम होता है। ये पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, बीच में कोई आ गया तो इसके पीछे जो रह रहा है उसके ऊपर अट्रैक्शन घट जाता है। इसके वजह से वो ऐसे ही लावारिस बनने के टेंडेंसी में रहते हैं। और जैसे हम उनको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, रूम टेम्परेचर मतलब सबसे आप लोग पढ़े होंगे एब्सोल्यूट जो होता है 0 केल्विन। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट 0, या ये ओके नहीं है बच्चों, ये 0 है, ये केल्विन का के है। ठीक है, तो ये है दुनिया का, धरती का, ब्रह्मांड का मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, सारे मटेरियल्स, सारे एटम्स इसी के बेसिस पे काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एक उस पे नहीं, सारे जो भी टेम्परेचर या जो भी मटेरियल्स की जो संरचना है वो इस टेम्परेचर के रिलेटेड है। मेटल के केस में क्या होता है, हम जब मेटल को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका जो कन्वर्सन होता है वो 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये लीनियर रिलेशन बनाता है, मतलब इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 274 केल्विन। तो इतना होते होते ये मान लीजिए कुछ 300 केल्विन बन गया, 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो ये मेटल के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, उसके एटम के लिए ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले से ही सील्ड के वजह से अट्रैक्शन अपना खो चुके थे, वो इतना टेम्परेचर उनके लिए काफी था कि वो अपने घर को छोड़ के पूरा लावारिस बन के भटकते फिरे। ठीक है, इस लावारिस पंथी के वजह से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम पूरे जगह पे फैल गए। ठीक है, हम एक बड़े से मेटल की ये बात करें, ये एक मेटल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये ऐसे भटकने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी इसके पास आ गए, तो इस एटम ने इसको अट्रैक्ट कर दिया। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसका था, इस एटम ने इसको अट्रैक्ट कर दिया, तो ये एटम बन गया नेगेटिव, ये एटम बन गया पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आप लोग जानते होंगे कि लाइक चार्जेस, ये सब तो बचपन में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इसमें कुछ कहानी नहीं है, धरती की संरचना ऐसे भगवान ने बनाया है, हम बस उसे पढ़ रहे हैं। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब तभी तो ये धरती बना है ना, पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि एटम पे ही वही कहानी हो रहा है। बीच में ये न्यूक्लियस पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों में अट्रैक्शन है, तभी तो ये जुड़े हुए हैं, ये तो फट नहीं जाएगा धरती चुटकी में। ठीक है, तो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इसी अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनेगा मेटेलिक। जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो है मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो बॉन्डिंग है ये रैंडमली भटक रहा होता है। मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन कहीं और चला गया, तो ये न्यूट्रल हो गया, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। यही सेम प्रोसेस, इससे फिर निकला, फिर यहाँ पहुंचा, फिर कहीं पहुंचा, कहीं भी पहुंचा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम क्या फील कर पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन मेटल के केस में कैसे कंडीशन में रहता है। फिर से एक बार बना लेते हैं, पूरा फील लीजिए बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन्स
ऐसे रैंडमली घूम रहे होते हैं और इनके बीच में कहीं कहीं पे एटम्स रहते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे नहीं, एकदम सेम मतलब इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी है ना, उनसे ज्यादा खींचेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे, दबाएंगे तो रिपेल करके चले जाएंगे, मतलब यहाँ रहना है, मतलब मैं इतने में ही रहूंगा, तू मुझे ना करीब ला पाएगा ना दूर ले पाएगा, दूर लिया तो अट्रैक्ट करेंगे, करीब लाया तो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अच्छा वो मॉलिक्यूल की बात छोड़िए, यहाँ पे तो एटम की बात चल रही थी, तो मॉलिक्यूल तो ये पूरा मान लीजिए मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये एटम्स हैं, तो जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन या रिपल्सन हुआ वो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन और रिपल्सन भी होता है, दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम कहानी होगा, पास लाएंगे रिपेल करेगा, दूर लेंगे अट्रैक्ट करेगा, पूरा एक सिमेट्री है फिजिक्स में, ठीक है, आप आगे चल के महसूस करोगे सेम चीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर भटक रहे हैं, क्यों पास आने देंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को पास लाए, जब तक दूर थे तब बीच का काम कर रहा था, खींच रहा था, जब पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को देख लिया, अरे ये तो अपना ही कैटेगरी का है, रिपेल करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, होता क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन सी में इसके एटम्स तैर रहे होते हैं, मतलब मान लीजिए चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, कोई एक मेटल उठा लीजिए, कहाँ दिख रहा है मेटल, चलिए मान लीजिए इसी को मेटल मान लीजिए, ये एक मेटल है, मतलब इसमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली घूम रहे हैं और इसके बीच बीच में इसके एटम्स रखे हुए हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं बीच में एटम, सर इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही रहता है, मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, मैं उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो एक्साइट होके बाहर निकल गए हैं या फिर निकलते जा रहे हैं, लग रहे हैं, घुस रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, घुस रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, क्या हो रहा है देखिए, ये बीच में बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इस एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन या फिर मान लेते हैं 12 इलेक्ट्रॉन टू बी प्रिसाइज, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 में से 10 इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के लावारिसपंथी करेंगे, ये बाकी के जो 8 है ना, 10 है ना, वो अंदर ही रहेंगे, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वही सिर्फ भटकेगा, तो ये जो अंदर जो बचा वो पॉजिटिव बन गया, और इस पॉजिटिव की वजह से जो हमने कहानी किया, ये जो अट्रैक्शन होता है ये इस वाले पॉजिटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, किस इलेक्ट्रॉन को दिया, जो इसके आउटर मोस्ट में था, ऐसा नहीं कि सारा इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुद न्यूक्लियस बैठा, न्यूक्लियस बहुत पावरफुल, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट किसको नहीं कर पाएगा, जिसके साथ जाती हुआ था, जिसको डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल या एक दूर के पी ऑर्बिटल में फेंक दिया गया, सील्ड करके उस तक अट्रैक्शन पहुंच नहीं पा रहा था न्यूक्लियस का, वो बच्चा, वो इलेक्ट्रॉन भटक गया, ओके, ऐसा नहीं कि सारा भाग जाते हैं, ठीक है, तो ये जो भटके हुए इलेक्ट्रॉन्स के सी में ये पॉजिटिव आयन्स की तरह तैर रहे होते हैं, ठीक है, इसके वजह से इसके बहुत ब्यूटीफुल से दो प्रॉपर्टी बन के आते हैं मेटल के, एक होता है मैलिएबिलिटी, मैलिएबल स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, देख लेना, थोड़ा हाथ तंग है हमारा स्पेलिंग में, मैलिएबिलिटी, और एक होता है डक्टिलिटी, ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब मैलेट, हथौड़ा मार के पचकाना, जिसको हम पतली चादर बना सकें वो मैलिएबिलिटी, जिसको हम डक्ट बना सके, तार बना सकें, वो डक्टिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि मानिए यहां से आपने इसको दबाया या फिर हैमरिंग किया, तो ये क्या होगा, ये तो सी है, मतलब एक जेल जैसा या पानी जैसा सोच लीजिए, उसको ऐसे पानी में अगर कोई कॉन्स्टेंट नहीं हो तो उसको दबाएंगे तो पिचक के फैल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम हो रहा है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे पिचक गए क्योंकि वो ऐसे ही भटक रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इसको बेस्ट फील कर पाओगे, आप एक पॉलिथीन में बालू भर लीजिए फिर उसको पिचकाइए, समझ पा रहे हैं, तो क्या होगा, वो ऐसे पिचक गया, अब उसके बीच में पत्थर रख दीजिए, तो वो पत्थर क्या करेंगे, जैसे जैसे बालू पिचकेगा पत्थर अपने हिसाब से अरेंज होते रहेंगे, वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक पत्थर के ऊपर
चोट न लग जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकल केस में बहुत छोटा हो रहा है। पत्थर यहाँ पे कौन है, ये एटम्स, ये पॉजिटिव आयंस, इसके ऊपर चोट लगने तक तो मतलब कोई सवाल ही नहीं, हमें वो चीज दिख भी रहा होगा, समझ पर एटम बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कहानी। इसमें और कुछ बचा है क्या? अच्छा, नहीं बचा। देखिए ये तो इसमें हम क्या बोलते हैं, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसका पूरा कहानी अभी हमने सोचा समझा। ठीक है, क्यों होता है रिपीट कर लेते हैं शुरू से। ये जो भी आज बता रहा हूँ ना, वो आपको थ्रू आउट 12th रखना है, एटलीस्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म होने तक। ठीक है, हर जगह पे इन्हीं यही है पढ़ाई। इसको आपने समझ गया, बाकी सब जो जो जिसके बारे में बच्चे टेंशन लेते हैं या आपको डर लगता है ना, वो कुछ नहीं है। एक दो क्लास के बाद आप बोलोगे सर इसके आगे तो मैं ही फॉर्मूला डिराइव कर लूंगा, या मैं ही इस चीज को किसी और को पढ़ा दूंगा। ठीक, तो देखिए क्या हो रहा था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, एब्सोल्यूट जीरो से जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो ये जो जो स्पेशल टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जो मेटल के एटम्स होते हैं, उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पे दबदबा कम हो जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि वो वैसे ऑर्बिटल्स में रहते हैं जो बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से। दो ही तरह के, कहानी सुन लीजिए पूरा अगर बता रहे हैं, दो ही तरह के घटनाएं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर गया तो दो तरह के चीज घटनाएं हो सकते हैं, या तो वो न्यूक्लियर एक्टिविटी शो कर देगा, उसका जो न्यूक्लियस है वो फटने पे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो प्रोटॉन भी ज्यादा रहेंगे, प्रोटॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियस के भीतर जो प्रोटॉन्स रहेंगे वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और धक्का मारने की वजह से न्यूक्लियस फटने के कगार पे आएगा, जिसके वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनते हैं। उसे हम मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, और एक कहानी हो सकता है, छोटे छोटे एटम है लेकिन उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ऑर्बिटल्स में है जो सील्डिंग की वजह से उन पे अट्रैक्शन का इफेक्ट कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का, या फिर प्रोटॉन्स का, या फिर पॉजिटिव चार्जेस का नेगेटिव चार्जेस के ऊपर। वैसे कंडीशन में क्या होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा एनर्जी पाते ही अपने आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को त्याग के ऊपर निकल जाएंगे। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आएंगे एनर्जी घटते रहेगा, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी कम है तो ही वो पास आ सकता है। पास आते आते जब ये न्यूक्लियस में घुस गया, कभी घुस नहीं सकता, लेकिन अगर घुस गया तो एनर्जी जीरो। बात करेंगे अभी कि अभी कर लें, अभी कर लेते हैं। पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव इतना दूर है तभी दोनों में एनर्जी है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, पास लाइए मिला दीजिए, प्लस माइनस मिल गया, ब्रह्मांड का नाश हो गया, विनाश हो गया। जब तक ये दूर है तभी तक मोशन है, तभी तक ऊर्जा है, तभी तक धरती है। मिल गया ध्वंस हो जाएगा, बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगा, और ये दोनों का एनर्जी जीरो। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल हो गए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनका जीरो। ठीक है, आगे बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत फील कराने के लिए बता दिया। तो जैसे जैसे ये पास आते रहेंगे एनर्जी इनका डिक्रीज होता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस तो अपने जगह पे बैठा है। जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे एनर्जी इंक्रीज होता रहेगा। जो आउटर मोस्ट में है उसके पास एनर्जी पहले से मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा और एनर्जी मिला। कौन सा एनर्जी? टेम्परेचर का एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट सेल को छोड़ के भाग गया। भाग गया तो कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, ये क्लाउड बना के तैरते रहेंगे। एक से निकला, दूसरे ने अट्रैक्ट किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये जो आयन ये नेगेटिव आयन ये पॉजिटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, या फिर इनको आयन अगर जानते हो तो वेल एंड गुड, नहीं जानते हो तो चार्ज्ड एटम भी बोल सकते हो। ये एक एटम है जो चार्ज्ड है। क्यों चार्ज्ड है? क्योंकि इनका सबसे दूर का रिश्तेदार इनको त्याग दिया, या फिर दूर का बच्चा, दूर का इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। ठीक है, तो दैट्स ऑल प्रोबेबली। और कुछ छूट रहा है क्या कहानी में? मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी, ये खिंचक सकता है, खींच सकता है, सिर्फ मेटल कर सकता है, क्योंकि वहां पे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आयंस तैर रहे होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं, या कुछ भी वर्ड यूज कर लीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सो दैट इज ऑल।
हाँ, कहानी जहां से शुरू हुई थी, देखिए जो हमने बात किया था ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कहीं और पढ़ रहे हैं तो सर को पूछेगा सर ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है क्या, कहीं और से हमें मतलब नहीं, आप खुद से पूछिए, ठीक है। फिजिक्स में बच्चों रिपीटेडली मैं बोलता हूँ कि फील कर लीजिए एक बार चीज को, दिल को आपको तसल्ली हो गई, दिल से अगर आपने चीज को समझ लिया तो और कुछ नहीं है। और वन मोर थिंग, अप टू क्लास 10 तक आप पढ़ते हो कुछ ऐसे चीजें फिजिक्स में या साइंस में जो आपको बस याद रखना पड़ता है, उसके कारण नहीं बताया जा सकता आपको, क्योंकि आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क अविकसित होता है, उतना डेवलप्ड नहीं होता, या ऐसा माना जाता है। मेरे हिसाब से तो शायद होता भी होगा, लेकिन माना जाता है कि नहीं ये बच्चा है, इसको ज्यादा कुछ हम नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन 11-12 तक जो फिजिक्स है या जो साइंस है वो पूरा डेवलप्ड माइंड का सोच के ही फ्रेम किया गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर फिजिक्स का या साइंस का कोई कॉन्सेप्ट आप इन दोनों क्लासेस में छूटता है आपका, तो वो आपको जिंदगी में और कहीं नहीं मिलेगा, पढ़ाई में, एकेडमिक्स में कहीं नहीं आएगा। अगर हाँ, अगर आप चाहो तो आप खुद से जान सकते हो, लेकिन एकेडमिक्स में कहीं नहीं आएगा। ऐसा मत सोचना कि इसका ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए शायद उपयुक्त नहीं था या मेरे लिए सही नहीं था, इसलिए मेरे क्लास में नहीं लिया गया, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इट इज नॉट सो, ठीक है। एक दो इक्का दुक्का चीजें हैं जो हम आपको समय पर बता देंगे जब हम पढ़ाएंगे कि बेटा इसका एक्सप्लेनेशन यू विल गेट इन हायर स्टडीज, लेकिन 99% केसेस में सारे सारे कॉन्सेप्ट 11-12 में एक कोर्स में दिए गए रहते हैं, या ये माना जाता है कि अगर 11-12 कोई बच्चा पास होके निकल रहा है तो उसको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, चाहे वो बुक में लिखा हो या नहीं लिखा हो, ठीक है। इसका जो मोटो है, जो गोल है इसका, वो ये है कि बच्चा सारा कॉन्सेप्ट सीख रहा है, ठीक है। तो बस हमें सारे कॉन्सेप्ट को सीखना है, तभी हम कोई एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तभी हम फुलफिल्ड महसूस करेंगे खुद को, हमें बेहतर लगेगा कि हाँ हमने पूरा चीज समझा है, अब तो कुछ बाकी नहीं है। अब मतलब सिंपल सा चीज, आपको हर जगह पे वाई लगा देना है। इफ समथिंग इज हैपनिंग, वाई इट इज हैपनिंग, सो बस खत्म। उस वाई का आंसर आपको मिलता गया, फिर एक वाई है उसका आंसर ढूंढा, फिर एक वाई है उसका आंसर ढूंढा, लास्ट में आपका वाई खत्म हो गया, मतलब आपका कॉन्सेप्ट पूरा किया, ठीक है। एवरीथिंग यू जस्ट नीड टू आस्क ए वाई, ठीक है। तो ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये क्या होता है, मेटल के केस में ये होता नहीं है, ठीक है। मेटल के केस में ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है उसे थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। क्लास ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा, चेक कर लेते हैं थोड़ा। वाह, मजा आ गया, 1 घंटा हो चुका है। चलिए छोड़िए, मजेदार क्लास है, 1 घंटा हो तो भी चलेगा, लेकिन पूरा सीख के जाइए। तो अभी तक हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन metals, electrons cannot move in metals, दोनों ही मेटल लिख दिया, cannot move in नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। मजेदार बात देखिए, रबिंग पे आते हैं, जो कि नॉन मेटल में होता है, क्यों होता है बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये ऐसे एटम मॉलिक्यूल्स थे, इनमें अट्रैक्शन हुआ, रब हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, हमने देखा। ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, सपोज मान लेते हैं इन दोनों के बीच में कहानी था, तो इसका इलेक्ट्रॉन चढ़ के इसी पे न जाएगा। जो हमने बात किया कि इसका न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहा है, रब इसका न्यूक्लियस ज्यादा प्यार दिखा दिया तो ये इधर चला आया इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी जरूरत था उसने ही उसको हीट ने दिया, सारे बातें किए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया, ये इस एटम पे आया, अब इस एटम से दूसरे एटम में
या फिर इस मॉलिक्यूल के एटम से दूसरे मॉलिक्यूल के एटम में इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, कोई वजह होनी चाहिए ना जाने का। वो सारे जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो पहले से न्यूट्रल में बैठे हैं, वो सारे न्यूट्रल है। उनको क्या पड़ी थी इस इलेक्ट्रॉन को अपने कंधे पर चढ़ा के चार्ज होके फिर टेंशन ढोने का, कोई मतलब नहीं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रह गए। ठीक है, मेटल के केस में क्या, अच्छा ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि ये जो भी ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों को जब हम अलग करेंगे, जब घिस के जब अलग किया तो हमें पता चला कि इसका जो नेगेटिव चार्ज ये इसके सतह पे है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज ये इसके सरफेस पे है, और कहीं नहीं है, और कहीं यहाँ पे कहीं पे नहीं है, ये सतह पे आगे जहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा था, जहां हम घिस रहे थे। बहुत बढ़िया, आगे देखिए मेटल में क्या हो रहा है। चलिए हमने माना कि दो मेटल को अब हम घिस के देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है या नहीं। जब हमने मेटल को घिसा तो कहानी तो सेम होगा, दो अलग मेटल ये अट्रैक्ट करेगा, ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज उसमें मेटल्स भी रहते हैं, बीच बीच तरफ रहते हैं, ठीक है। तो सेम कहानी इसमें भी होगा, एटम मॉलिक्यूल को क्या फर्क पड़ता है वो मेटल का है या नॉन मेटल का है या किसका है, वो तो अपना बिहेवियर करेंगे, उनको एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन कूदेगा। ऑब्वियस सा बात है, किसी एक न्यूक्लियस का प्यार दूसरे न्यूक्लियस से ज्यादा होगा तो वो खींच लेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर हो गए या ऊपर से नीचे कैसे भी। जब ये ट्रांसफर हो गए तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जो चला गया उसका हम नहीं सोच रहे हैं, पहले जहां गया वहां सोचते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, अब हमने अभी देखा कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्लाउड बना के फैले हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको ऐसे धक्का दे देगा, रिपेल कर देगा। फिर वो भटका हुआ इलेक्ट्रॉन कहीं और पहुंचेगा, वो उसको धक्का देगा, फिर वो कहीं और पहुंचेगा, वो उसको धक्का देगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो नॉन मेटल के केस में चार्ज लेयर पे एक फिक्स्ड लोकेशन पे एक्यूमुलेटेड थे, वो मेटल के केस में वैसे नहीं हो के वो चारों तरफ फैले हुए हैं। फील कीजिए चीज को, चारों तरफ फैले हुए, चारों तरफ भूखे बन के घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, मुझे कहीं पॉजिटिव मिल जाए मैं तुरंत चिपक जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, यहाँ पे एक होल बन गया, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन का जो घर था वो खाली हो गया। मतलब इन टोटल ये मटेरियल नेगेटिव चार्ज पे है, ये मटेरियल पॉजिटिव चार्ज पे, जैसे ये मटेरियल नेगेटिव पे था, ये पॉजिटिव पे था। कहानी इसमें था जो चार्ज वो लोकलाइज्ड था, एक जगह पे फिक्स था, यहाँ पे फिक्स था, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये चार्ज भटक रहा है चारों तरफ। यहाँ पे भी सेम कहानी होगा, कैसे, ये खाली जगह हो गया। ऐसा मत सोचना कि किसी का मतलब पॉजिटिव आयन चढ़ के आके यहाँ घुस गया, नहीं। पॉजिटिव जो आयन्स होते हैं, अभी हमने बात किया, वो अपने फिक्स्ड लैटिस में या लोकेशन पे फिक्स्ड रहते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन जो था वो भी खाली था, तो उसे मिल गया प्यारा सा जगह, खाली जगह। खाली जगह मतलब हम ऐसे सोच सकते हैं, ये एक एटम है, इसका जो सेल जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, कोई ये बगल का इलेक्ट्रॉन यहाँ आके चिपकेगा, फिर जो प्रोसेस था वो रिपीट होता रहेगा। समझ में आ रहा है। तो कहानी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, हमने घिसा, घिस के फिर अलग अलग करके अब हमने चार्ज को चेक किया, चार्ज न्यूट्रल। क्या कहानी है भाई, यहाँ पे हमने इसको लिया, फिर इसके जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आप बचपन में पढ़े होंगे, इसके वो कागज के टुकड़े होते हैं, ठीक है, कागज के टुकड़े आके इस पे चिपक जाते हैं। यहाँ पे वो ऐसा कोई घटना हो नहीं रहा है, हमने कागज के ऊपर रखा, नहीं हो रहा है, कागज चिपक नहीं रहा है, क्यों। पॉज मार के वीडियो को सोचिए थोड़ा, आंसर है इसमें, जितना कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी में आंसर छुपा है। पॉज मारिए और दिमाग को हिट कीजिए पूरा। चलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको सोचना है वो पॉज मार के सोचिए, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स खाली है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे ही हम चीजों को अलग करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव है ना, तो इलेक्ट्रॉन सरफेस के कांटेक्ट से इसमें आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए
कि हम दो मेटल्स को रब कर रहे हैं, जब तक रब कर रहे हैं तब तक ये फिनोमेना हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरे मटेरियल में चला गया। लेकिन जैसे ही हमने रबिंग को बंद किया और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, वो फट से यहां आ जाएगा। या फिर ऐसे मान लीजिए जब हम दोनों को अलग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव अलग हो रहा है पॉजिटिव से, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सो दैट इज वाई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फट से इसके अंदर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, बहुत तगड़ा होता है ये अट्रैक्शन। इस वजह से ये फेनोमेना, ये चार्ज ऐसे हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि हम फट से मतलब तुरंत घिसे और निकाल दिए, मतलब वो कांटेक्ट का उतना टाइम ही नहीं दिए कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा सके, उस कंडीशन में आप एक चीज देखोगे कि एक मेटल को दूसरे मेटल से ऐसे झटका देके हटाने से एक स्पार्क होता है। तो वो स्पार्क और कुछ नहीं बच्चों, जब हमने ऐसे ऐसे किया, फ्रिक्शन हुआ, उसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरे में जाना चाहता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि सपोज मान लीजिए ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, जब तक ये इसके अंदर घुसता तब तक हमने मेटल को टच करके हटा चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉन एयर में भटक जाता है कहीं, और वो जो एनर्जी लिया लेके भटका होता है, वो एनर्जी हमें एक स्पार्क की तरह, चिंगारी की तरह दिखता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, लेकिन जब ये वापस आना चाह रहा है तब हमने मटेरियल को अलग कर दिया है। तो ये कैसे, मतलब ऐसे अलग कर रहे हैं, एक से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अलग हो गया है तो वो दूसरे में घुस नहीं पाया, वो बीच में ही भटक गया है एयर के साथ, किसी एयर मॉलिक्यूल के साथ उसने अपना प्यारा संबंध बना लिया और वो एक स्पार्क जैसा हमें दिखा। ठीक है, और क्या है इसमें, आज कहानी सुनिए, बढ़िया से सुनिए, हर एक चीज को दिल से फील कीजिए, तभी मजा आएगा फिजिक्स में। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स का कहानी मेटल्स में, इसलिए ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब नॉन मेटल में देखने को मिल जाता है। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ये सारे मोटे मोटे मोरल से चीजें हैं, ये आप लोग बहुत जगह पे सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन कहानी इसके पीछे का फील करने वाला कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कागज के टुकड़े वाला केस। हमें एक चीज याद रखना है, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक, कोई चार्ज है और कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट या रिपेल, ये यही कह रहा है ना इसका मतलब, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जायज बात है, कोई चार्ज और अनचार्ज बॉडीज कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं करेंगे, यही हो रहा है ना। चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, मान लेते हैं ये चार्ज्ड बॉडी है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों में होगा या नहीं होगा, इसके हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज्ड एक है, एक दूसरा अनचार्ज्ड है। उस कंडीशन में हम ये याद रखेंगे बच्चों, इसमें आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम दो मेटल्स को रब कर रहे हैं, जब तक रब कर रहे हैं तब तक ये फिनोमेना हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर दूसरे मटेरियल में चला गया। लेकिन जैसे ही हमने रबिंग को बंद किया और थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हुआ, वो फट से यहां आ जाएगा। या फिर ऐसे मान लीजिए जब हम दोनों को अलग कर रहे हैं तो ये नेगेटिव अलग हो रहा है पॉजिटिव से, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। सो दैट इज वाई ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फट से इसके अंदर आके चिपक जाएंगे। ठीक है, बहुत तगड़ा होता है ये अट्रैक्शन। इस वजह से ये फेनोमेना, ये चार्ज ऐसे हम नहीं देख सकते। लेकिन अगर हम ऐसे बोले कि हम फट से मतलब तुरंत घिसे और निकाल दिए, मतलब वो कांटेक्ट का उतना टाइम ही नहीं दिए कि इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जा सके, उस कंडीशन में आप एक चीज देखोगे कि एक मेटल को दूसरे मेटल से ऐसे झटका देके हटाने से एक स्पार्क होता है।
तो वो स्पार्क और कुछ नहीं बच्चों, जब हमने ऐसे ऐसे किया, फ्रिक्शन हुआ, उसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर दूसरे में जाना चाहता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि सपोज मान लीजिए ऐसे इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, जब तक ये इसके अंदर घुसता तब तक हमने मेटल को टच करके हटा चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन एयर में भटक जाता है कहीं, और वो जो एनर्जी लिया लेके भटका होता है, वो एनर्जी हमें एक स्पार्क की तरह, चिंगारी की तरह दिखता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, लेकिन जब ये वापस आना चाह रहा है तब हमने मटेरियल को अलग कर दिया है। तो ये कैसे, मतलब ऐसे अलग कर रहे हैं, एक से दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अलग हो गया है, तो वो दूसरे में घुस नहीं पाया, वो बीच में ही भटक गया है एयर के साथ, किसी एयर मॉलिक्यूल के साथ उसने अपना प्यारा संबंध बना लिया, और वो एक स्पार्क जैसा हमें दिखा। ठीक है, और क्या है इसमें, आज कहानी सुनिए, बढ़िया से सुनिए, हर एक चीज को दिल से फील कीजिए, तभी मजा आएगा फिजिक्स में। तो ये था इलेक्ट्रॉन्स का कहानी मेटल्स में, इसलिए ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब नॉन मेटल में देखने को मिल जाता है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो मूव कर सकते हैं। ये सारे मोटे मोटे मोरल से चीजें हैं, ये आप लोग बहुत जगह पे सुनते हो, पढ़ते हो, लेकिन कहानी इसके पीछे का फील करने वाला कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कागज के टुकड़े वाला केस। हमें एक चीज याद रखना है, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। ठीक, कोई चार्ज है और कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, वो अट्रैक्ट या रिपेल, ये यही कह रहा है ना इसका मतलब, चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो जायज बात है, कोई चार्ज और अनचार्ज बॉडीज कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं करेंगे, यही हो रहा है ना। चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, मान लेते हैं ये चार्ज्ड बॉडी है और ये अनचार्ज्ड बॉडी है, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों में होगा या नहीं होगा, इसके हिसाब से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज्ड एक है, एक दूसरा अनचार्ज्ड है। उस कंडीशन में हम ये याद रखेंगे बच्चों, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक चार्ज रहता है। अभी हमने देखा प्रोटॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो हर किसी के पास चार्ज तो अवेलेबल है। हो सकता है नेट चार्ज, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव, और हमने कहा नेट चार्ज 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले कंडीशन में क्या होता है, जब हम एक कॉम को या प्लास्टिक को ड्राई हेयर में रब करते हैं, तो इसमें कुछ एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो हमें जानने की जरूरत नहीं, मान लेते हैं कोई चार्ज आ रहा है। ठीक है, लेट से पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जा रहे हैं। ठीक, तो इसके वजह से ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, इनको मैग्नीफाई करके अगर हम देखें, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में थे, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। यहाँ क्या होता है कि इस पॉजिटिव चार्ज के तरफ इसके नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऑपोजिट चार्जेस से अट्रैक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्जेस बन गए और इससे दूर में पॉजिटिव चार्जेस बने। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके वजह से ये इसके तरफ मूव होने का कोशिश करेगा। ठीक है, इससे चिपकने की कोशिश करेगा। नीचे इसको नो डाउट ग्रेविटी खींचा हुआ है, ये जिस सरफेस के ऊपर है उन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस भी हैं। इन सारे अट्रैक्शंस को, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये ओवरकम करके इसके तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, डिपेंड करेगा, अगर उतना चार्ज में डिफरेंस है, अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो जाएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं जाएगा। आपने एक बार रब किया, फिर कागज के टुकड़े पे रखा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में ये इतने चार्ज डेवलप नहीं हुए होते हैं जितना चार्ज के अट्रैक्शन से ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, कागज जमीन पे है उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन खींचे हुए है, जहां पे रखा हुआ है वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी अट्रैक्ट किए हुए हैं एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को। तो उन सारे
अट्रैक्टिव फोर्सेस को अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स ओवरकम कर जाता है तो ये इधर आ जाएगा, नहीं कर रहा तो वहीं रुका रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम चार्जेस कैन अट्रैक्ट, लेकिन जरूरी नहीं है किसी में नेट चार्ज हो। नेट चार्ज हो तभी अट्रैक्ट करेगा। एक में नेट चार्ज है, दूसरे में न्यूट्रल चार्ज है, मतलब नेट चार्ज जीरो है, फिर भी अट्रैक्शन हो सकता है। क्यों हो सकता है, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये अभी जो हमने बोला नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। चलिए इसे भी थोड़ा अभी देख लेते हैं डिटेल्स में क्या हो रहा है। देखिए, कागज का टुकड़ा, ये पेपर पीसेस थे। ठीक है, पेपर पीसेस थे। तो कागज का टुकड़ा होता है नॉन मेटल। वो मेटल तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर गए। तो होता क्या है, देखिए मान लेते हैं ये एक कागज का टुकड़ा है और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव इसमें चार्ज है। ठीक है, इस एंड में इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो हम बोल रहे हैं कागज के इस टुकड़े पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, जिसके वजह से ये अट्रैक्ट करेगा। वेल एंड गुड। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ऐसा तो नहीं है मेटल है कि इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे थे और अट्रैक्ट होकर फ्रीली मूव करके यहाँ आ गए, ये नहीं कर सकता। नॉन मेटल है, इसमें फ्रीली मूवमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे, वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस अट्रैक्शन की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। मतलब ये एक एटम था, ये न्यूक्लियस मान लीजिए, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे थे। यहाँ पे जैसे ही हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए यहाँ इस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। घूम तो रहे हैं लेकिन ज्यादा इस तरफ हो गया, ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे। इसके वजह से क्या होगा, ये इधर एक नेट नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस तरफ ये नेट पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इसे ही हम कह रहे हैं कि नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, थोड़े और दूर में थोड़ा कम और ज्यादा, ये सपोज इतना डिस्टेंस गया है, इसके थोड़ा इस तरफ थोड़ा और कम डिस्टेंस जाएंगे, और थोड़ा कम। जैसे जैसे दूरी बनाते रहेंगे ये अट्रैक्टिव फोर्स घटते रहेगा, ये दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ये घटते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ये इक्वल सेपरेशन ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए क्योंकि ये जैसे ही इधर शिफ्ट किया, इधर थोड़ा नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके बगल के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होगा। मतलब चारों तरफ हम देखेंगे ये जो गोल गोल मॉलिक्यूल्स थे, सपोज हम बोल रहे हैं, वो कुछ ऐसे स्प्रेड आउट हो जाएंगे सारे। ये भी गोल था तो ये भी ऐसे स्प्रेड आउट हो गया। और ये जो ऐसे स्प्रेड हो गया, मान लीजिए इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर पॉजिटिव, पहले ये दोनों सेंटर में ही थे, एक जगह पे थे। ठीक है, इसमें भी थोड़े बहुत कहानी आते हैं, डाइपोल डाइपोल मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन कहानी बस आप सुनते रहिए, नाम हम बाद में सजा के जानेंगे। तो ये घटना कुछ घटी जिसके वजह से पेपर अट्रैक्ट हुआ। वेल एंड गुड। तो यहाँ पे, हाँ चलिए बहुत बातें हो गई, अभी नेक्स्ट फिजिकल फिनोमेना के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, इन्हें ही हम कहते हैं डाइपोल्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अभी बात की है तो देख लेते हैं। इन्हें ही हम कहते हैं डाइपोल्स। ठीक है, डाइपोल बन जाते हैं, किस में बन रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, नॉन मेटल्स में बन रहे। मेटल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। सपोज एक मेटल, ये अगर मेटल होता तो यहाँ पे लैटिस पे पॉजिटिव आयंस रह रहे होते, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जैसे भी हो, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस पे चिपक गया तो ये नेगेटिव हो गया, इनके अट्रैक्शन से ये चिपके हुए थे। सारी कहानी हमने देखा, लेकिन बात अभी हो रहा है चार्ज कैसे मूव कर रहे हैं। चार्ज फ्रीली, पूरा एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा इलेक्ट्रॉन बैठ नहीं पा रहा है, बस अपने को खींच के वो उसके तरफ अपना अट्रैक्शन शो कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे बढ़िया से इन सारी चीजों को। ठीक, तो अभी इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या होगा। हमने मेटल मेटल देखा, नॉन मेटल नॉन मेटल देखा, अभी मेटल और नॉन मेटल में रबिंग की वजह से क्या होता है, ये बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, थोड़ा काम आ सकता है आगे। ठीक है, तो ये सपोज मान लेते हैं ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक, और ये जो ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज होता है उसमें मेटल लगभग बीच में आते हैं, सबसे ऊपर में वही ह्यूमन बॉडी पार्ट्स आते हैं। मान लीजिए ह्यूमन स्किन आ गया, हैंड आ गया, और नीचे में रबर कुछ रहता है।
तो हमने क्या देखा था बच्चों, ये ऊपर का टेंडेंसी रहता है पॉजिटिव होने का, नीचे का टेंडेंसी रहता है नेगेटिव होने का। इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको बोला जाता है, शायद पढ़े होंगे या आगे पढ़ेंगे। मतलब अफेक्शन इसका ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के प्रति इसका अफेक्शन ज्यादा, तो उसको ही हम बोलते हैं एफिनिटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसका काम क्या होगा, ये ज्यादा प्यार करता है इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा हमें से। ये कम प्यार करते हैं, ये आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। मतलब ऊपर के मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, नीचे के मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। अभी बीच में इसके, इस सीरीज के बीच में ही लगभग 2-3 मेटल्स आते हैं, ठीक है। मेटल्स इसके बीचों बीच ही रहते हैं। तो इस मेटल को अगर हम नीचे वाले किसी नॉन मेटल के साथ अगर रब कर रहे हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अगर ऊपर वाले के साथ रब कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मेटल इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, मान लेते हैं मेटल से इस तरफ इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं, हमने रब किया, जो फेनोमेना हो रहा था वही घटना घटेगी, इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। आ गए तो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। अगर ऊपर वाले ले रहे होते तो इलेक्ट्रॉन मेटल में चले जाते, ये पॉजिटिव बन जाते। आसान कहानी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना पड़ेगा बच्चों, कि जो भी चार्जेस नॉन मेटल में जा रहे हैं वो वहीं पे रह जाएंगे। जैसे कि मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गए, ये नेगेटिव चार्ज बना। अब जब हम इसको अलग कर रहे होंगे, जब हम मेटल और मेटल के रबिंग की बात कर रहे थे, वहां पे हमने क्या देखा था कि द मोमेंट वी आर ट्राइंग टू सेपरेट देम आउट, वो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने जगह पे पहुंच गए। मतलब जिस मेटल के वो इलेक्ट्रॉन्स थे वहां चले गए, जिसकी वजह से ये चार्जिंग पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये नॉन मेटल में जैसे इलेक्ट्रॉन गए और नॉन मेटल में आउटर मोस्ट जगहों पे इलेक्ट्रॉन बैठ गए एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में, वो और वापिस मेटल में नहीं जा सकते। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, ऑल ओके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ से निकलेंगे तब ना यहाँ जाके फ्री मूव करेंगे, यहाँ से वो और निकल ही नहीं पाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को दिमाग में रखे, आगे काम आएगा, 12th के फिजिक्स में इसका जरूरत है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो इलेक्ट्रॉन्स यही रह गए और यहाँ पे वापस नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है, सपोज हमने कहा, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं। ये एक नॉन मेटल है सपोज, और ये चार्ज्ड है। सपोज हम मान रहे हैं ये चार्ज्ड है, और इसके ऊपर हमने कोई एक मेटल को रखा, ये मेटल है, ठीक है। तो ये चार्ज्ड है नॉन मेटल, लेकिन इन दोनों को टच करने से चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे बहुत जगह काम आएगा। यहां से यहां ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेटल में चार्ज घूम सकता है, नो डाउट, लेकिन इससे घूम के निकले तब ना वो उसको एक्सेप्ट करे। यहां से नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने का अभी तक जितने आप टेक्निक जान सकते हो उसमें से एक ही टेक्निक अवेलेबल है, और वो है कि रबिंग। रबिंग से कैसे होता है उसका हमने डिटेल्स में ज्ञान लिया, ठीक है। उसके अलावा और किसी तरीके से नहीं जा सकता। सेम सिनेरियो में अगर सपोज हम बोल रहे हैं कोई एक मेटल है और उसको हमने एक नॉन मेटल से टच कराया, तो यहां से यहां चार्ज नहीं ट्रांसफर हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चार्ज यहां से तो निकल सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन इसके अंदर मूव नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस चीज को ध्यान रखिए, आगे बढ़िया काम आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आज का कहानी, ठीक। इन जितने भी चीजों को मैं बोला, ये रबिंग से कैसे चार्ज डेवलप होता है और वो एक से दूसरे जगह पे कैसे जा सकते हैं, मेटल में क्यों जा सकते हैं, नॉन मेटल में क्यों नहीं जा सकते हैं, इन चीजों को अगर आप दिमाग में दिल से अगर समझ गए हो तो आगे बहुत ज्यादा आनंद आपको आएगा और बहुत ज्यादा आसानी से आप फिजिक्स को समझ पाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कुछ होगा भी तो हम आगे टॉपिक्स के जो मेन टॉपिक है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे उनके साथ हम मिला के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे चीज को। रिवाइज क्या करना है, बस आसान कहानी है, रबिंग से कैसे क्या हो रहा है वो चीज हमने देखा। और साथ ही साथ हमने ये देखा एक इंपॉर्टेंट चीज जो जिसके बारे में अभी बात किया, कि मेटल्स में चार्जेस आर फ्री टू मूव, ठीक है।
ये और ये बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एक से चार्ज निकल गया, ये पॉजिटिव आयन बन गया, जिसमें जाके चिपक गया, वो नेगेटिव आयन बन गया, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और एक चीज शायद मिसकॉन्सेप्ट बना लिए हो तो देख लो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के सी में घूम रहे होते हैं पूरा चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऐसा नहीं कि एकदम पूरा बिखरे पड़े हैं, ये किसी एक एटम के सेल में ही है। मतलब मान लो इस वाले एटम के ये सेल्स हैं, इसके एटम्स के कुछ ऐसे सेल्स हैं, तो ये इस सेल से निकला तो दूसरे एटम के आउटर मोस्ट सेल पे ही जाके रुकेगा। ऐसा नहीं कि ये जो लैटिस के बाहर का जो फ्री स्पेस है वहां पे ऐसे ही घूमे फिरे पड़े हैं। ठीक है वैसा नहीं है। ठीक, लेकिन मतलब वो केमिस्ट्री में ज्यादा बेहतर समझोगे कि जब आपको पता चलेगा कि मेटल के एटम्स में जो डी एफ और या आउटर मोस्ट पी आ रहे हैं, जब तब वो जगह कुछ इतना भरा पूरा हो जाता है ना वहां पे, और खाली जगह ऐसे भी बचता नहीं है। ठीक है, लेकिन जो भी हो कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेल से निकल के दूसरे सेल पे ही चिपकेगा। ऐसा नहीं कि मतलब ना इस एटम का ना उस एटम का किसी एटम का, ऐसा नहीं है। एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का तो होगा ही होगा। ठीक है, आइदर इसका होगा, नहीं तो इसका होगा, नहीं तो तीसरे किसी का होगा, लेकिन किसी एक के न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियस के पॉजिटिव के तरफ वो अट्रैक्टेड होगा। ओके, सो दैट इज ऑल, बेसिक सा कहानी, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और एक एक जगह पे ह्यूमन बॉडी ऐसे जनरल नॉलेज के थोड़ा ले जाने रहिए तो आनंद आएगा। ठीक है, ह्यूमन बॉडी एक उसकी तरह कंडक्टर की तरह यूज करता है, हम बोलते हैं ह्यूमन बॉडी इज अ कंडक्टर। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंडक्टर देखिए क्या होता है, इसका स्किन जो होता है ह्यूमन बॉडी के, ये आउटरमोस्ट जो जो भी स्ट्रक्चर वो एक नॉन मेटल जैसा आपको फील होता है, वो किसी एंगल से हमें कंडक्टर नहीं लगता है। ठीक, तो बेसिकली नॉन कंडक्टर ही होता है। ठीक है, मतलब नॉन मेटल ही होता है, नॉन कंडक्टर होता है रादर। अभी हम कंडक्टर नॉन कंडक्टर पे नहीं जाना चाह रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो नॉन कंडक्टर ही है, तो उसका एक रहता है, एक बैरियर रहता है, उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही कोई चीज कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए उसका बात कर लेते हैं, चलिए वो भी बेसिक सा कहानी है, जल्दी से सुन लेते हैं। मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक नॉन मेटल है, मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे कि हमारा हैंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसके तरफ पोलराइज होंगे। जैसे हमने बात किया था डाइपोल्स बने थे पोलराइज, मतलब नेगेटिव इसके तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव इसके तरफ आ जाएंगे। अब ये अगर बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये चार्ज अगर बहुत बड़ा चार्ज हुआ, तो ये कुछ ज्यादा ही खिंच आएगा इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन्स अपने बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल आते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये टूट जाते हैं, और इन्हें ही हम कहते हैं आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ये आप लोग पढ़ोगे बस, फेनोमेना को याद रखिए होता क्या है, ये ऐसे टूट जा रहे हैं। तो और इसी प्रोसेस को ही हम कहते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा बहुत ज्ञान रखिए। क्या बोल रहे हैं कि ये पहले पोलराइज होने की कोशिश करेगा, नेगेटिव इधर आया, पॉजिटिव इधर आया। अगर मेटल होता कोई बात नहीं था, सीधा चढ़ के यहाँ आके बैठ जाता, यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता। लेकिन अगर मेटल नहीं है तो पहले पोलराइज होगा, खींचेंगे एक तरफ, जब ये खिंचाव कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अट्रैक्शन की वजह से, ये टूट जाएंगे, और ये हम कहेंगे ये आयोनाइजेशन हो गया। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आप फील कर सकते हो वाटर में, पानी में बिजली देने से ये टूट जाते हैं, क्या हो जाता है, 2H+ आयंस बन जाते हैं, O-2 आयंस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये टूट जाते हैं, ये एक आयन बन जाता है, ये एक आयन बन जाता है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बात बस इतना याद रखिए, ज्यादा अट्रैक्शन होने से ये टूट भी सकता है। एग्जैक्टली सेम चीज हमारे स्किन के साथ होता है, स्किन बहुत थोड़े से बिजली में ये टूट जाता है। ऐसे हल्का फुल्का मान लीजिए आपने एक बैटरी को हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट किया, आपको झटका नहीं लगता है, लेकिन बिजली के तार को पकड़ लेंगे आपको तुरंत झटका लगेगा, आप मर भी सकते हैं। ये क्यों होता है,
इसीलिए होता है क्योंकि वो बैटरी से निकलने वाला जो अट्रैक्शन है या वो जितना पोलराइज करा पाएगा उससे कहीं ज्यादा बिजली का तार कर देता है, जिसकी वजह से ये टूट जाते हैं। स्किन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर आयोनाइज हो जाते हैं और उसके बाद जब बिजली अंदर घुस जाती है ये अट्रैक्शन इसके अंदर जाके झांकने लगता है। ये बाहर तो स्किन था हमारे बॉडी का, इसके अंदर ब्लड है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो बहुत बढ़िया कंडक्ट करा सकता है। ये हम आगे बात करेंगे, बस जनरली हम ये प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि ज्यादा तेज होने पर अट्रैक्शन ये मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। पहले गोल से पिचक जाएंगे, स्प्लिट होने का कोशिश करेंगे, फिर बहुत ज्यादा हुआ फिर ये टूट के निकल जाएंगे। ठीक है, जब ऐसे हो रहे थे पोलराइजेशन, जब टूट गए तब आयोनाइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन में डाइपोल फॉर्म करेंगे, आयोनाइजेशन में आयंस फॉर्म करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए इससे एक चीज आप ऐसे ध्यान लगा के देखिए, हमने जो कहा कि एक नॉन मेटल के ऊपर एक मेटल को हमने रखा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है इसके लेयर पे नॉन मेटल में, तो इस तरफ मेटल के नेगेटिव्स आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि दे आर फ्री टू मूव, और इस तरफ कुछ एक पॉजिटिव चार्ज जैसा बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा हो गए तो दूसरे छोर पे पॉजिटिव भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज ध्यान रखिए बच्चों, ये नॉन मेटल का, इस वाले नॉन मेटल का ये जो चार्जेस है अगर बहुत ज्यादा हो गए, इस कंडीशन के हिसाब से अभी हमने जो किया बच्चों, जो फेनोमेना होते हैं ना, जो साइकोलॉजी होता है साइंस का, वो हर जगह पे सेम बैठेगा। अलग अलग सब्सटेंसेस पे उनके प्रॉपर्टीज अलग होने की वजह से वो बिहेव अलग करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली दे आर ऑल सेम। यहाँ पे जैसे ये टूट भी जा रहे थे, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से इस मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर भी हो जाएंगे, या फिर रिवर्स केस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो अभी तक बात किया वो एक जनरल केस था, लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में वो सारी चीजें थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करेंगे, जैसे अभी हमने देखा। ठीक है, बहुत बढ़िया, थोड़ा फील कीजिए इन चीजों को, अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में देख लिया। अब बात अगर आप थोड़ा खुल के सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी हम रबिंग कर रहे हैं, रब करके चार्ज कर रहे हैं, तो बेसिकली रबिंग से हम हीट को जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहे हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि क्यों ना हमने ऐसे दो मटेरियल्स को चिपका दिया और हीट कर दिया। ठीक है, तो ये जो मान लेते हैं ये मटेरियल ए है, ये बी है, तो अभी तक जो भी फिनोमेना हो रहा था वो यहाँ पे होगा या नहीं होगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को सोच सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो फेनोमेना ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब फेनोमेना क्या था, इलेक्ट्रॉन से एक से दूसरे में जाना, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात मान लेते हैं ये नॉन मेटल का केस हम देख रहे हैं। ठीक है, मेटल नहीं है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नॉन मेटल में एक से दूसरे में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें हीट चाहिए था। जिस पॉइंट पे ये कांटेक्ट हो रहे हैं वहां पे हीट चाहिए था, वहां पे कोई पॉसिबल उपाय नहीं है कि हम यहाँ पे इसके बीच में हीट दे दें। ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं किसी एक मेटल को डाल दिया फिर उस पर हीट दिया, तो वो जो भी होने से इन दोनों के बीच में एक तीसरा आ जा रहा है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उस उस कंडीशन में भी एग्जैक्टली सेम वे में ही आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन अभी कॉन्साइज रखते हैं डिस्कशन को। यहाँ से हमने हीट दिया तो हीट लगेगा यहाँ पे लग नहीं रहा है। यहाँ पे अगर हीट लगेगा तो इस वाले मटेरियल को अभी भूल जाइए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी तो एयर है, ये भी तो एक स्टेट्स ऑफ मैटर ही है ना, ये हमें दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है, बस इतना ही फर्क है। साइंस में दिखना नहीं दिखना से फर्क नहीं पड़ता, एग्जिस्टेंस से फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, अगर ये नॉन मेटल है ये दो ही चीज कर पाएगा, एक तो ये कर पाएगा ये मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो ये बर्न हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा एक तरीका है वो है बिहेव स्टार्ट बिहेविंग लाइक मेटल्स। ठीक है,
ये जो पोर्शन है ये हमारे कोर्स में है, ये इंपॉर्टेंट है। हम इन दोनों के बारे में थोड़ा सा लाइट इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। देखिए, इसको हमने हीट दिया, बगल में है क्या है, एयर है, तो ये दो मटेरियल बन गए, दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस होने के बाद वजह से क्या होगा, ये जो जो मॉलिक्यूल्स थे उनको एनर्जी मिला, अब वो रैंडमली बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे, मोशनल बिहेवियर शो करेंगे। डेफिनेटली उनके इलेक्ट्रॉन्स भी मोशनल बिहेवियर शो कर रहे होंगे। लेकिन कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका प्यार अपने न्यूक्लियस के लिए बहुत तगड़ा रहता है। मतलब जितना भी हीट दे लें, ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर दूर जा रहे हैं लेकिन उनके इलेक्ट्रॉन्स उन्हें नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे वाले मटेरियल्स के केस में ये मेल्ट होने लगेंगे, मतलब वो पिघल जाएंगे। सॉलिड था वो पिघल गए, मॉलिक्यूल्स वैसे ही हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, बस उन्होंने अपने स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड से लिक्विड बना लिया। ज्यादा और करेंगे तो लिक्विड से गैस पहुंच जाएंगे। ठीक है, नीचे वाले एयर के केस में ये तो बड़ा आसान है, सोच पा रहे हैं, इनके मॉलिक्यूल्स ऐसे ही दूर दूर रहते हैं और थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे गैस से, और जितना भी आप उनके मॉलिक्यूल को दूर कर दीजिए वो गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि वही सबसे खुला हुआ स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक, दूसरे वाले कंडीशन आते हैं, बर्न हो सकता है। बर्न किस कंडीशन में होगा, जब ये कुछ मान लीजिए पोलराइजेशन का केस था, पोलराइजेशन तो नहीं, मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। बर्न होने के केस में क्या होगा, देखिए, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स दूर हो गए, फैल गए हैं, एनर्जी मिला है, ये वाइब्रेट हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी एनर्जी ज्यादा है, वो तेजी से मूव कर रहे हैं। अब क्या होगा इस कंडीशन में, कुछ इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी आ जाएगा कि वो तोड़ के बाहर निकले। वैसे सिचुएशन में एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो आके इस वाले मटेरियल के कार्बन को, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं कार्बन बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं वो अभी समझ आएगा। इसके कार्बन के तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और CO2 फॉर्म करेगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, CO2 फॉर्म करेगा। CO2 क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का अपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम का अट्रैक्शन दूसरे ऑक्सीजन एटम के अट्रैक्शन से कहीं ज्यादा अट्रैक्शन एक ऑक्सीजन एटम का एक कार्बन एटम के प्रति होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो तब बर्न होने लगेगा। और ये कार्बन जो चीज मैं बोला कि अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कार्बन जो चीज वो हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता ही होता है, जिसकी वजह से हम कार्बन डेटिंग करते हैं। ठीक है, कार्बन हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कभी लाइफ था, उसे अगर हम हीट कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल तक तो वो जल भी जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमने हीट किया। अगर नॉन मेटल हमने प्लास्टिक को बहुत देर तक हीट किया तो वो पिघलेगा, लकड़ी को बहुत देर तक हीट किया तो वो जल जाएगा। क्यों जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। और हम जो फ्लेम देखते हैं, जो आग देखते हैं, वो कुछ नहीं, इन दोनों के, देखिए हमने क्या कहा था, जब अलग अलग है एनर्जी ज्यादा है, जैसे जैसे पास आ रहे हैं इस सिस्टम का एनर्जी घटते जा रहा है। जब मिल गए तो ये पूरा एनर्जी इन दोनों का जीरो हो गया और इनका पूरा एनर्जी नेचर में एग्जिबिट हो गया, नेचर की को इन्होंने दे दिया। तो उस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं जो हमें फ्लेम के तरह दिखता है। दैट इज होल डिफरेंट स्टोरी, वो बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो अभी याद रखिए, कुछ मेल्ट कर गए, कुछ बर्न कर गए। और कुछ तरीके के मटेरियल होते हैं जिनके बाहरी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और निकल के एक एटम से दूसरे एटम पे गिरते हैं, फिर तीसरे पे गिरते हैं, ऐसे होके वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं जैसे कि मेटल में होता था। और वैसे वाले मटेरियल्स को हम कहते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स। ये हमारे कोर्स में है, इसको हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे। ये दिल की तसल्ली के लिए हमने ये बात कर लिया कि कुछ मेल्ट कर जाते हैं जो जनरली इनऑर्गेनिक होते हैं, बर्न कर जाते हैं जो जनरली ऑर्गेनिक होते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल का भी, मतलब इनऑर्गेनिक का भी बर्न बर्न नहीं कर सकते, करते हैं। कार्बन उनमें भी किसी 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 में रहते हैं, वहां पे ये बर्न भी कर सकते हैं, या फिर कोई और गैस के साथ वो रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन वो कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी, वो केमिस्ट्री में बेहतर आप समझोगे। ठीक है,
लेकिन मोटा मोटा सा अगर हम कंक्लूजन बनाने जाएं तो हम क्या कहेंगे, कुछ मेल्ट कर गए, कुछ बर्न कर गए और कुछ मेटल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे, मतलब उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने एटम को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले कंडीशन में इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ रहा था, दूसरे कंडीशन में टोटल जो मॉलिक्यूल था उन्हीं में रिएक्ट हो गया, और तीसरे वाले कंडीशन में ये मेटल की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, तो बस अब कहानी कुछ कुछ खत्म होने जा रही है। हम जनरल जो भी चीजें बन रहे थे उनके बारे में अच्छे से विस्तार से डिस्कशन किया। ठीक है, तो यही थी पूरी कहानी। बस अब आगे जैसे जैसे कोर्स के जो टॉपिक्स होंगे उनके बारे में हम पढ़ते रहेंगे, और फिर इनसे जो भी ये टोटल कहानी से जो जो चीजें इंटररिलेट हो रहे होंगे उनको हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास ये अगर आप ढंग से समझ गए हो तो आपको ये चीज पता चल जाएगा कि हम खुल के अगर सोचे तो हर चीज का हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आप दिमाग को खुला रखिए, अगर एक फिनोमेना, अगर एक घटना किसी एक पर्टिकुलर केस में हो रहा है तो हम चेक करेंगे बाकियों के साथ वो कैसे बिहेव करे, दैट इज ओनली साइंस। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। काफी ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन यकीन मानिए आज के क्लास में अगर आपने ढंग से चीजों को फील किया है तो आगे आपके लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।